हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ बहुत दिनों के बाद आज फिर हम लोग क्लास से जुड़ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो फिर इसी प्रकार से और भी प्रश्नों को लेकर के, केमिस्ट्री के भी प्रश्नों को लेकर के, मैथ के प्रश्नों को लेकर के हम लोग फिर शामिल होंगे। देखते हैं 20 प्रश्नों को हमने शामिल किया है और महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को फिजिक्स से, जो 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी काम में आएंगे। देखते हैं। प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर से 140 वाट 24 वोल्ट का बल्ब 240 वोल्ट की एसी लाइन से जलाया जाता है। मेंस में विद्युत धारा 0.5 एम्पियर है। ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होगी? यानी ट्रांसफार्मर की दक्षता लगभग कितनी हो सकती है? तो इसके लिए हम देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर से 140 वाट लिखा गया है, तो ट्रांसफार्मर का 140 वाट यह इसकी निर्गत क्षमता है, निर्गत पावर है। इसका ट्रांसफार्मर का जो निर्गत पावर है 140 वाट है। और फिर दे रखा है 24 वोल्ट का बल्ब 240 वोल्ट की एसी लाइन से चलाया जाता है। तो यहाँ से निवेशी होगा कि 240 वोल्ट की एसी लाइन से जलाया जा रहा है, यानी दिया जा रहा है, और 24 वोल्ट का बल्ब है। तो यहाँ से हम निवेशी सामर्थ्य निकाल देंगे कि निवेशी इसकी शक्ति क्या होगी। और एक ट्रांसफार्मर से जो प्रश्न में लिखा है कि 140 वाट, इसका मतलब है इसका निर्गत क्षमता दे रखा है। तो अगर इसको हम देखें कि निवेशी इसकी क्षमता क्या हो सकती है, निवेशी शक्ति इसकी क्या हो सकती है, तो हम फार्मूला प्रयोग कर सकते हैं कि P बराबर होता है VI। इस फार्मूले को लेकर के हम यहाँ से P का मान निकाल देंगे। तो V का मान 240 है, और इसी में I की बात करेंगे तो I 0.7 एम्पियर की धारा बह रही है। तो इसी में 0.7 का हम गुणा कर देंगे। तो इस गुणा करने के उपरांत इसका जो मान होगा यह 168 वाट के बराबर आ जाएगा। हम लिख सकते हैं 168 वाट, जो निवेशी हो जाएगा। तो निवेशी यह शक्ति होगी, और निर्गत शक्ति 140 वाट दी हुई है। अब इसको फिर हम ऊपर लिख देते हैं। दक्षता ईटा के बराबर निर्गत शक्ति बट्टे निवेशी शक्ति होता है। तो निर्गत शक्ति 140 है और निवेशी शक्ति 168 हम लोग निकालें, और 100 से इसमें जब गुणा कर देंगे तो 140 बट्टे 168 गुणे 100, तो इसका आंसर बन जाएगा लगभग 80 दशमलव कुछ बनेगा। तो इस प्रकार से इसके आंसर को हम लगभग में 80% मान लेंगे कि इसका आंसर होगा 80%। तो इसका आंसर 80% हो जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसी प्रकार से हम जब ऊर्जा की परिभाषा पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी पढ़ लेते हैं कि कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा है। इसको बताने वाले सबसे पहले जो वैज्ञानिक हैं वह रामफोर्ड है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस घटना का क्या कारण है? श्यानता है कि गुरुत्वीय त्वरण है, पृष्ठ तनाव है, इसमें से कोई नहीं। तो कोई भी वस्तु अगर पानी की सतह पर तैर रही है तो उसका मुख्य कारण होता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही वस्तुएं पानी पर तैरती हैं, पानी की सतह पर तैरती हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है?
निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व तो सबसे कम होता है? मरकरी है, पेट्रोल है, स्वच्छ जल है, नमकीन जल है। तो दोस्तों जो पेट्रोल होता है इसका घनत्व सबसे कम होता है। अगर द्रव में इन चारों की बात करें तो सबसे कम जो घनत्व होगा वह पेट्रोल का होगा। अगला प्रश्न हमारा है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? हॉर्स पावर HP यह शक्ति का मात्रक होता है। जो पावर होती है, पावर इसी का यह मात्रक है और बड़ा मात्रक है। और जब हॉर्स पावर HP में इसे पढ़ते हैं शक्ति के मात्रक को, तो यह 746 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, बर्नौली प्रमेय आधारित है। यह 12वीं के बोर्ड परीक्षा के लिए तो ये प्रश्न नहीं होगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। बर्नौली प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर, आवेश संरक्षण पर, इनमें से कोई नहीं। तो जो बर्नौली प्रमेय होती है यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होती है। फिर है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? अगर बर्फ है, बर्फ का दाब बढ़ा दिया जा रहा है तो उसका गलनांक क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा, या शून्य हो जाएगा, या बढ़ जाएगा, या घट जाएगा। तो दोस्तों बर्फ़ अगर है, बर्फ़ अगर दाब हम बढ़ाते हैं तो दाब बढ़ाने के बाद वह जो उसके गलन की क्षमता होती है वह क्षमता उसकी रुक जाती है, यानी घट जाती है। तो इस प्रकार से जो इसका सही आंसर होगा कि उसका गलनांक घट जाएगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी अगर कोई वस्तु वास्तविक है तो उसका आभासी प्रतिबिंब किस में बनेगा? तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है किस में बनता है? उत्तल दर्पण में बनता है, समतल दर्पण में बनता है, या अवतल दर्पण में बनता है, या इनमें से सभी में बनता है। तो जो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब होता है ये सदैव समतल दर्पण में बनता है। अगला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। कोई वास्तविक वस्तु है उसका हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला जो दर्पण होगा वह कौन सा होगा? समतल, उत्तल, अवतल तीनों होंगे, या समतल अवतल होंगे, या समतल उत्तल होगा, या उत्तल अवतल होगा? तो ध्यान देंगे, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला जो दर्पण होगा वह समतल उत्तल होगा। समतल उत्तल। तो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला जो दर्पण होगा वह समतल उत्तल होगा। समतल और उत्तल ये हमेशा वास्तविक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो हम ध्यान रखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह हमेशा उल्टा बनता है और आभासी जो प्रतिबिंब होता है वह हमेशा सीधा बनता है। जब हम आभासी की बात करेंगे तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। बस से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा ऐसा दर्पण है जो बस से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, समतल दर्पण है, या उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण है? तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण ये दोनों ऐसे दर्पण हैं कि अपनी शर्तों के अनुसार से बस से छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार इनमें से क्या होता है? यानी प्रकाश का परावर्तन का नियम यदि है
तो आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होगा, या आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, या आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होगा, या सभी कथन सत्य हैं। तो परावर्तन के नियम के अनुसार से आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण आई कोण आर के बराबर होता है। अगला प्रश्न होगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। अगर समतल दर्पण है तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होगा। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा सीधा बनता है और आभासी बनता है, हमेशा सीधा बनता है और आभासी बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। परितारिका, पुतली, लेंस या पश्चमाभि पेशियाँ। तो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने वाली परितारिका होती है। अगले प्रश्न, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखना गोलाकार है कि घनाकार है, अंडाकार है या चपटा है। तो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य जो दिखता है वह सदैव चपटा दिखता है। अगला प्रश्न है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण कैसा होगा। तो ध्यान रखेंगे, यदि प्रतिबिंब हमेशा सीधा है और आकार में वस्तु के बराबर है, जो दर्पण होगा वह समतल दर्पण होगा। नेक्स्ट प्रश्न, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होगा हर कंडीशन में काल्पनिक होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो ध्यान देंगे, लिखा है नहीं किया जाता है। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। जल है, मिट्टी है, प्लास्टिक है, कांच है। तो जल भी लेंस बनाते समय प्रयुक्त किया जाता है, प्लास्टिक भी प्रयुक्त किया जाता है, कांच भी प्रयुक्त किया जाता है। मिट्टी लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होती है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वह ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वह धनात्मक होती है। लास्ट प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा। मीटर होगा, मीटर स्क्वायर होगा, डायोप्टर होगा या अन्य होगा। तो लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस यानी जो लेंस है उसका जो पावर होता है वह हमेशा डायोप्टर में नापा जाता है, वह हमेशा डायोप्टर। अगर उत्तल लेंस है तो यह प्लस में होगा, अवतल लेंस है तो माइनस में होगा। इस प्रकार से हमारे 20 प्रश्न कंप्लीट हुए।